तो नमस्कार बच्चों, पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा अशोक का विश्व के इतिहास में क्या स्थान है या अशोक को महान सम्राट क्यों कहा गया है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अशोक के उत्तराधिकारी, यानी अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन कौन थे और किस प्रकार उन्होंने मौर्य साम्राज्य पर साम्राज्य किया। तो अशोक की मृत्यु 237 ईसा पूर्व या 236 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। उसके बाद का मौर्य वंश का इतिहास अंधकारपूर्ण है। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में प्रवर्तित मौर्य शासकों के विषय में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। पुराण अशोक के पश्चात शासन करने वाले 9 या 10 राजाओं के नाम गिनाते हैं। अशोक के एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य साक्ष्य इसके विषय में मौन हैं। शायद अशोक के जीवन काल में उसकी मृत्यु हो गई थी। कश्मीरी लेखक कल्हण की जो है पुस्तक वो है राजतरंगिणी, मैंने पहले भी बताया था, और उसमें कश्मीर का इतिहास है। तथा तिब्बती लेखक तारानाथ ने अशोक के उत्तराधिकारियों का जो विवरण दिया है वह भी एक दूसरे के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में ये निश्चित रूप से बताना कठिन है कि अशोक के पश्चात शासन करने वाले राजाओं का क्या क्रम था। विभिन्न स्त्रोतों में परिवर्तित मौर्य निर्देशों की निम्नलिखित एक तालिका है। उस तालिका को मैं आपके इसमें वीडियो में जोड़ कर प्लस कर दूंगी, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें एक तालिका है। तालिका में 2 है मत, एक तो है पुराणों के अनुसार और दूसरा है दिव्यावादन के अनुसार। तो पुराणों के अनुसार जो है उसमें मौर्य वंश का जो शासक है, मौर्य वंश का अशोक के बाद शासक काल में तो पहला नाम लिया जाता है कुणाल का, फिर है बंधुपलित कुणाल का पुत्र, तीसरा इंद्रपलित यानी बंधुपलित का भाई, फिर दशोन बंधुपलित का पुत्र, और फिर है दशरथ अशोक का पुत्र, संप्रति दशरथ का पुत्र, शलिशुक्र, देवधनुष, शतधनुष, और अंतिम जो मौर्य सम्राट है, चाहे कोई से भी, चाहे पुराणों में, चाहे दिव्यदान में, चाहे बौद्ध ग्रंथों में, अंतिम जो मौर्य वंश का अंतिम जो सम्राट था वो था बृहदत्त। अब बच्चों आप एक एक नंबर के उस प्रश्न में पूछ लिया जाता है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। उससे पहले भी जब मैंने आपको पढ़ाया नंद वंश और हर्यक वंश, उसमें भी मैंने आपको नोट करवाया था कि इन जितने भी वंश का प्रथम मतलब यानी संस्थापक और अंतिम शासक या बीच का जो महत्वपूर्ण शासक है उसकी उपलब्धियों को आप याद करेंगे, अलग से इसको नोट करेंगे। तो ये तो है पुराणों के अनुसार सूची जो अशोक के बाद में जितने भी राजा हुए। उसके बाद है दिव्यावादन के अनुसार, तो इनके अनुसार है कुणाल संपदि यानी कुणाल का पुत्र, बृहस्पति यानी संपदि का पुत्र, वृषसेन यानी बृहस्पति का पुत्र, और पुष्यधर्मन यानी वृषसेन का पुत्र, और फिर है पुष्यमित्र पुष्यधर्मन का पुत्र। तारा ये है कौन सा, दिव्यवादन के अनुसार। फिर है तारानाथ ने केवल 3 शासकों का उल्लेख किया है, कुणाल, विगताशोक और वीरसेन। कल्हण की जो राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, जालोक, ये पूछा जाता है। तो कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जालोक था। वह शैव था। उसने मल्लच्छों को परास्त कर अपने राज्य को सुरक्षित किया तथा उसे कर्नौज तक बढ़ाया। उपयुक्त तालिकाओं में जिन प्रांत के गया जिले में स्थित नागरजुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित कराई। इन गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए लेखों से ज्ञात होता है कि वह अशोक की तरह देवान प्रिय उपाधि धारण करता था, परंतु बौद्ध तथा जैन स्त्रोतों में उसका नाम कहीं पे भी नहीं लिखा है। पुराणों के अनुसार दशरथ ने कुल 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र संप्रति शासक बना। जैन ग्रंथों में उसे जैन धर्म का संरक्षक कहा गया, जिसने हजारों जैन तीर्थंकरों के मंदिरों का निर्माण कराया था। वह पाटलिपुत्र का राजा था तथा उसके साम्राज्य में अवंती एवं पश्चिमी भारत भी सम्मिलित था। परंतु पुराणों के विपरीत जैन ग्रंथ संप्रति को कुणाल का पुत्र ही मानते हैं।
संप्रति के बाद जो है वो है शली शुक राजा हुआ। गार्गी संहिता में उसे धार्मिक रूप से अधार्मिक, धूर्त एवं झगड़ालू शासक भी बतलाया है। उसे धर्म विजय करने वाला बताया गया है, जिसने यज्ञों के अनुष्ठान को रोकने का प्रयास किया था। शालीशुक के शासनकाल के अंत में 206 ईसा पूर्व यवन नरेश अंत्योकस तृतीय ने हिंदुकुश पर्वत को पार कर काबुल घाटी के शासक को उपहार प्राप्त किया। भंडाकर राजतरंगिणी के जालोक की पहचान भी शलीशुक से ही करते हैं। राजतरंगिणी में जो मलच्छों का उल्लेख हुआ है उसमें तात्पर्य यवनों से है। पुराणों के अनुसार शालीशुक के पश्चात देवधर्मन तथा अंतोगत्वा बृहदत्त मौर्य वंश के राजा हुआ। सभी पुराण बृहदत्त को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई। इसकी पुष्टि बाण भट्ट के हरिश्चंद्र से भी हो जाती है। उसे बुद्धिहीन शासक कहा गया है। उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। दिव्यदान ने ब्रह्मवश पुष्यमित्र को मौर्य कुल से ही संबंधित बताया है कि जो पुष्यमित्र था वो बृहदत्त का सेनापति था। पुष्यमित्र ने 184 ईसा पूर्व के लगभग अपने स्वामी बृहदत्त की सेना का जब वो निरीक्षण कर रहा था उसी समय उसे धोखे से उसकी हत्या कर दी। बृहदत्त की मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हुआ। यहाँ पर आप देखते हैं बच्चों, जिस मौर्य साम्राज्य जो इतना विशाल था, विशालतम था, सीमाएं जिसका प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, उस मौर्य साम्राज्य का अंत किसके द्वारा होता है? एक राजा जो अंतिम राजा है बृहदत्त है, उसी का सेनापति है। और वो जब सेना का निरीक्षण कर रहा है उसे धोखे से मार दिया जाता है और यहाँ पर मौर्य वंश समाप्त हो जाता है, क्योंकि मौर्य वंश में अब कोई शासक नहीं बचता है। और मौर्य वंश को समाप्त कर पुष्यमित्र द्वारा शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश का जो शासन काल की जो प्रणाली है वो यहीं पर इसका अंत होता है। तो आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य से लगा के जो अंतिम शासक हैं बृहदत्त। मौर्य वंश की स्थापना फिर मैं दोहरा दूँ कि कौटिल्य द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये मौर्य क्यों कहलाए, मौर्य कौन थे, कहाँ से आए, इनकी जाति क्या थी, इसके बारे में अपन ने पहले डिस्कशन कर लिया था कि विद्वानों में मतभेद है। लेकिन कई विद्वानों ने इस चीज़ को माना कि मूरादाशिस पे उत्पन्न होने के कारण इनका जो वर्ण था, इनका जो जाति व्यवस्था में जो वर्ण था वो निम्न था। और मूरा जाति की नाम दिया गया। फिर आपने देखा कि चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया और अशोक ने, बिंदुसार ने उसको संभाला और अशोक का नाम विश्व के महानतम सम्राटों में मौर्य साम्राज्य में ही आया। ये मौर्य साम्राज्य का ही शासक था। उसके बाद अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए उनमें उतनी योग्यता नहीं थी कि वह इस संपूर्ण विशाल साम्राज्य को संभाल कर रख सके। और फिर जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वो था बृहदत्त, और बृहदत्त की हत्या कर दी गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो बच्चों आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि एक तो पहले एक साथ मौर्य साम्राज्य को नहीं पढ़ेंगे, पहले आप मौर्य वंश को जानने के इतिहास के साधन, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, फिर बिंदुसार के बारे में, फिर अशोक के बारे में और अशोक के शिलालेख, गुहालेख इनके बारे में, फिर अशोक की शासन व्यवस्था के बारे में, फिर उसकी जो साम्राज्य सीमा है उसके बारे में, फिर अशोक के द्वारा जो धर्म प्रचारक के रूप में कार्य गए उसके बारे में, फिर अशोक का धम्म क्या था, अशोक का इतिहास में क्या स्थान रहा, अशोक महान सम्राट है या नहीं, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आप इनको आगे पढ़ेंगे और आगे याद करेंगे।
और फिर आपने देखा कि अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए उसके जो अयोग्य थे, और उसमें आपने उसकी तालिका को भी पढ़ा और देखा, और फिर इसमें से आप उसके जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं वो आप इसमें नोट करेंगे। कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक के किस ने अपने अभिलेखों में मुख्यतः किस नाम का प्रयोग किया है। तीसरा, अशोक व्यक्तिगत रूप से किस धर्म का अनुयायी था, इस चीज़ को नोट करेंगे आप। जो अशोक व्यक्तिगत रूप से किस धर्म का अनुयायी था। चौथा, अशोक ने अपने शासनकाल में किन नए अधिकारियों की नियुक्ति की। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की। ये कुछ प्रश्न हैं, उनको आप नोट करके देखेंगे और इनके आंसर भी लिखेंगे। तो बाकी मैं बच्चों आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप जो भी आपको इस लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है ऑनलाइन में, उसको आप साथ के साथ रिवीजन कर लेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ना आपको इतना देखना पड़ेगा कि अरे अब क्या क्या याद करें। आप उसको साथ का साथ दोहराइए और याद करिए तो आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धर्म का घटक नहीं है। बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदाय हीनयान व महायान में कब विभक्त हुआ। नेक्स्ट, भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किस संगति के बाद शुरू हुआ। ये कुछ प्रश्न हैं जो अशोक के उसमें लिए गए हैं, तो आप इसको आगे भी पढ़ेंगे ध्यान से। कुछ जैसे छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं कई बार 10 नंबर के प्रश्न में कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था, साक्ष्य के रूप में कौन सा अभिलेख मिले हैं, अशोक की धम्म विजय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या अशोक का धम्म क्या है, ये भी प्रश्न आ जाता है। अभी अशोक के अभिलेखों के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं, ये आ जाता है। बड़े क्वेश्चन में मैंने आपको उसी राष्ट्रीय शासक था, इसकी विवेचना कीजिए। अशोक का भारतीय इतिहास में क्या स्थान है, निर्धारित कीजिए। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के विकास एवं प्रचार के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा कीजिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं, आप इनको याद करेंगे। अगला जो टॉपिक हम लेंगे वो यहाँ पर आपने मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था और शासकों के बारे में पढ़ा। अब जो टॉपिक आएगा वो आएगा मौर्य प्रशासन, यानी मौर्य प्रशासन कैसा था, उसमें शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, और बाद में कि भाई मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, क्या कारण थे, किस प्रकार इसका पतन हुआ। कुछ तो मैंने आपको इसमें बता दिया। अगले के व्याख्यान में अपन इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो आप इसको ध्यान से आगे भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।